किसान भाई गलती करते हैं जी। और जाने अनजाने में या डिपार्टमेंट से कहीं से मोटिवेट होके वो धान की सीधी बिजाई कर देते हैं, किंतु नुकसान उठाना पड़ता है। 25 मई से लेके 15 जून तक आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। सिलेक्शन करना जरूरी है मिट्टी का। जी। मिट्टी का जो सिलेक्शन है वो सबसे जरूरी है। बीज की बात करूं तो 8 से 10 किलो बीज आप ले सकते हो। उसके अंदर आप मिट्टी को उठाते हैं तो रेतली मिट्टी एकदम से फूट जाएगी, इसका लड्डू बनाएंगे तो, और चिकनी मिट्टी है पूरा उसका लड्डू टाइट बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बीज उपचार जरूरी है विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए। और दूसरा ये कि जो हमारा बिजाई करने से पहले हम एक प्री इरिगेशन बोल सकते हैं उसको जी, वो बहुत जरूरी है। कि अभी जैसे हमारा खेत खाली है 5 दिन, उसको हम सबसे पहले अगर 5-6 दिन या 10 दिन हम उसको खेत को बहा के छोड़ देते हैं जी, तो सबसे बढ़िया है कि जितने भी हमारे कीटाणु हैं उसके बीमारी के या कीड़े मकोड़े हैं हानिकारक, वो हमारे आसानी से हम वहाँ निजात पा सकते हैं जी। गहराई का बड़ा महत्व है ताकि वो जमीन के हिसाब से, रेतली जमीन है या फिर चिकनी जमीन है या जैसे, उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो गहराई उतजाई का तरीका है जी, वो वीड कंट्रोल में सबसे कारगर है अगर आप तरीके से करते हैं। अगर 2 एकड़ में स्प्रे हो सकता है तो 2 एकड़ में ही बिजाई करें आप जी, मतलब जो पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है। जैसे 2 एकड़ में आपने शाम में बिजाई कर दी तो शाम का ये समय कि आपने जो घास का स्प्रे है खरपतवार का, वो भी आपने शाम तक करना पड़ेगा, उसको 2 एकड़ कवर करना पड़ेगा, ताकि जो लेयर है ना, पेंडी मैथिलिंग हम कहते हैं कि जो घास को 10 से 15 दिन जामने से रोकेगी, वो अब तभी काम करेगी अगर नमी होगी। आपने बैक आते हुए स्प्रे करना है, मतलब कि आपके पैर भी उस पर नहीं पड़ने चाहिए। जैसे हम स्प्रे करते हैं आगे की तरफ स्प्रे नहीं करना, या तो साइड में उसका फुहारा करना है या आपने बैक आते हुए स्प्रे करना है, ताकि वो जो लेयर है वो आपकी प्रॉपर बने। अगर कोई सच्चाई तो है पानी ज्यादा लगता है, किंतु उनके हिसाब से अगर आप शायद चीज नहीं करेंगे ना तो बिल्कुल पानी ज्यादा लगा, क्योंकि हमने उसके पोर बंद नहीं किए हैं। अगर पोर बंद नहीं हुई तो ऑटोमेटिक जमीन फालतू पानी पाएगी। धान है वो पानी की फसल है, किंतु पानी की फसल नहीं है। हाँ, पानी टॉलरेंट है, लविंग है। आप पानी फालतू बह गया उसको रोक लेगी, उसको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पूरी लेयर बन जाती है, काई जम जाती है। यहाँ तक तो किसान पानी देता है तो फिर वहाँ फंगस वाली समस्या सारी, मेरा पौधा जरा जब नीचे हम उखाड़ के देते हैं तो 2 जड़े काली जड़ी बनी होती है उसके अंदर, क्योंकि वो सांसें ही नहीं, हवा नहीं लग पा रही उसको। तो डीएसआर में पानी ज्यादा लगेगा अगर आप पानी दोगे तो। इतनी भी हमारी फंगस वाली बीमारी सिर्फ वो पानी खड़ने से आ रही है। अगर आप 72 सर का पानी लगाओ तो आधी से ज्यादा फंगस वाली बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। बचत ये है कि आपकी जो खर्चा है, पडलिंग खर्चा है, पौध लगाने का खर्चा है, नर्सरी तैयार करना है या फिर लगवाने का खर्चा है, और उसकी बात करूं फिर बीमारियों का खर्चा है। और एक और बात करूं कि जितना हमारी जो डीएसआर वाली जीरी होती है उसकी आपकी क्वालिटी में भी फर्क आता है। अच्छी क्वालिटी रहती है उसकी क्वालिटी, दाने के अंदर अलग से चमक रहती है। देखा देखी बिजाई कर लेते हैं, फिर उसको उखाड़ते हैं। उसका यही है कि आप पूरा माइंडसेट तैयार करें। मरीज को लेके आए, पौधा अपने साथ में लेके आना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक पौधा बताएगा। आमतौर पे जो भी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जो मनुष्य के डॉक्टर हैं, तो वो सबसे पहला एक काम यही होता है कि मरीज कहाँ है। हाँ, तो मरीज को बिना देखे दवाई नहीं देता। जबकि खेतीबाड़ी में उल्टा है कि हम लोग दवाई की दुकान पे जाते हैं और सीधा पूछते हैं ये प्रॉब्लम है, और वो हमारे को दवाई का एक थैला पकड़ा देता है वापसी में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विक्रम पुनिया है और आज हम एक बार फिर आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने YouTube चैनल पर लेके आए हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय है डीएसआर, जिसको हम धान की सीधी बिजाई भी बोलते हैं। क्योंकि अभी गेहूं उठाने के बाद और गेहूं का सीजन खत्म हुआ है, तो अब किसान धान की तरफ, क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर लोग धान की खेती करते हैं, तो ये धान का समय है। तो धान की सीधी बिजाई एक ऐसी, सरकार की भी एक ऐसी पहल है, और किसान भी जो है इसका किस तरह से फायदा उठा सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, और धान की सीधी बिजाई कब करें, कैसे करें, और क्या क्या इसमें ऐसे सावधानियां हैं जो बरतने की जरूरत है। तो इसी विषय को लेके आज हम डॉक्टर ईश्वर सिंह जी के पास पहुंचे हैं, जो कि कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारी या एडीओ के तौर पर आमतौर पर किसान जानते हैं, उनके पास पहुंचे हैं। तो उनसे जानेंगे इसकी बारीकियां सारी, क्योंकि वो फील्ड पे रह के इन सब चीजों के बारे में काफी अध्ययन उनका रहा है। तो विस्तार से बातचीत करेंगे डॉक्टर ईश्वर सिंह जी से। डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, थोड़ा बताइए धान की सीधी बिजाई एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है धान की सीधी बिजाई का, और इसका सही समय क्या है बुआई के लिए या बिजाई के लिए, जो किसान जिस समय पे बुआई कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो जो आपका YouTube चैनल है का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आपका भी सर, जो इतना समय पर वीडियो हम शूट करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी है जो कई बार जो किसान भाई गलती करते हैं और जाने अनजाने में या डिपार्टमेंट से कहीं से मोटिवेट होके वो धान की सीधी बिजाई कर देते हैं, किंतु नुकसान उठाना पड़ता है। तो समय पर जानकारी किसान भाइयों को आपके YouTube चैनल से मिल रही है, उसका मैं भी आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम किसानों की धान की सीधी बिजाई के प्रति भेज सकें। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि धान की सीधी बिजाई कब करें और कैसे करें, तो रिकमेंडेशन की बात करो तो हमारे जो 25 मई से लेके 15 जून तक आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं जी। उसमें कुछ सावधानी है, जो इसकी बिजाई हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, बत्तर में कर सकते हैं और सूखे में कर सकते हैं जी। सबसे पहले ये कि हमने सिलेक्शन करना जरूरी है मिट्टी का जी। मिट्टी का जो सिलेक्शन है वो सबसे जरूरी है। कहीं हम हैवी चिकनी मिट्टी होते हैं या रेतली मिट्टी, इनमें छोड़ के हम जो हमारी हैवी से लेकर नॉर्मल मिट्टी है उसमें हम बिजाई करेंगे, ना तो हम ज्यादा चिकनी में करेंगे ना रेतली मिट्टी में बिजाई करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों को अपनी मिट्टी का चयन करना है। उसके बाद आपने बिजाई बत्तर और सूखे दोनों तरीके से आप कर सकते हो। बीज की बात करूं तो 8 से 10 किलो बीज आप ले सकते हो उसके अंदर जी। और वही जमीन के हिसाब से कई किसान भाई आप अंकुरित करके भी 10 से 12 घंटे उसको अंकुरित करके और 3 से 4 घंटे उसको सुखा के, ताकि वो जब बिजाई करें मशीन के अंदर वो उसके चिपके ना बीज उसके जी। तो वो आप वैसे उसकी बिजाई कर सकते हो। अगर आप बत्तर में बिजाई करते हो तो उसके लिए आपने 7 से 8 दिन या 10 दिन भी आप जा सकते हो पानी के बिना, क्योंकि वो नमी आपकी बनी रहेगी उसके ऊपर। जो पेंडिमेथल का हम स्प्रे करते हैं वो ज्यादा दिन टिका रहेगा। सूखे के अंदर आपने तुरंत पानी लगा के आपने उसका स्प्रे करना है। तो मेनली ये होता है बिजाई के अंदर। ये डॉक्टर साहब जैसे मिट्टी का चयन बताया आपने कि आमतौर पे किसानों को क्या ये चीज की जानकारी है कि उसकी खेत की मिट्टी कैसी है, या फिर वो जांच करवा के भी ये चीज तय कर सकते हैं कि मिट्टी की जांच करवाने के बाद कि वो उसके खेत जो ODSR के लिए सुटेबल है कि नहीं? एक्चुअली क्या है कि किसान को पता होता है अपनी मिट्टी का, बिना चेक करे भी उसको पता होता है कि मेरी चिकनी जमीन है या रेतली जमीन है, तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो मतलब ना चिकनी हो ना रेतली हो, तो कौन सी मतलब सही उसके लिए मिट्टी है जिसकी वाटर होल्डिंग आमतौर पे जिसको किसान देख के पहचान जाएंगे। बिल्कुल ये भी है कि जिस मिट्टी का आप जैसे खेत तैयार कर रहे हो तो उसकी आपका फूटे ना वो, जब आप मिट्टी को उठाते हैं तो रेतली मिट्टी एकदम से फूट जाएगी, इसका लड्डू बनाएंगे तो, और चिकनी मिट्टी है पूरा उसका लड्डू टाइट बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए जी, बल्कि नॉर्मल होना चाहिए, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी, जो हमने जैसे बत्तरे बिजाई कर दी तो 8 दिन 10 दिन 15 दिन, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन की बात करूं तो 21 दिन कहते हैं, बत्तरे बिजाई कर दी 21 दिन आपने पानी नहीं देना उसके अंदर, यानी कि वो जो पानी का सर्कल है वो 21 दिन है। हाँ, वो आप 21 दिन तक ले जा सकते हो। वो आपकी जमीन की पे मैटर पे डिपेंड करता है, आपकी बारिश पे डिपेंड करता है, वहां का मॉइस्चर पे डिपेंड करता है उसमें। जो पहला ही पानी है वो भी यही है कि 21 दिन बाद लगा। हाँ, बत्तर में आप सिचुएशन आप चेंज कर सकते हो अपनी जमीन के हिसाब से। सूखे में करते हैं तो सूखी में आपने तुरंत पानी लगाना है। उसके बाद आपने जैसे जैसे आपकी जमीन कंडीशन है, आप 7 दिन में 8 दिन में 5 दिन में वैसे आपने उसका पानी देना पड़ेगा। पानी मतलब जैसे जैसे वो बत्तर आती है उसी तरीके से। हाँ, क्योंकि एक डेडलाइन हम नहीं कह सकते हमने 21 दिन के बाद पानी देना या 5 दिन, वो आपकी जमीन से आपने एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब जमीन कैसी है हाँ, और एक बीज उपचार जो वो भी जरूरी है कि इसमें बीज उपचार जरूरी है विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए। और दूसरा एक ही जो हमारा बिजाई करने से पहले हम एक प्री इरिगेशन बोल सकते हैं उसको जी, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जितने हमारी जो समस्या मेनली घास की समस्या होती है वो प्री इरिगेशन करने से पहले हमने उसमें पानी दे दें खेत में, जैसे खेत हमारा वैसा है, या आप तैयार करके भी जैसे हमने गेहूं की कटाई कर ली उसमें पानी दे दो आप, जो भी सीजनली वीड है वो आपका उग जाएगा उसके अंदर। दूसरा क्या है कि उसके अंदर जो हमारा पिछली साल का धान का बीज पड़ा है, या आपकी बार आपने पीयर लगा रही है, बासमती लगाना चाहते हो, या आपने दूसरी वैरायटी आप लगा रखी चेंज करना चाहते हो आप, तो उसमें क्या है कि जैसे हम पानी लगाते हैं तो वो DSR के अंदर बहुत से किसान इसलिए छोड़ गए कि वो जल्दबाजी करके उन्होंने बिजाई कर दिया, ऐसे पिछला बीज भी ज्यादा उग जाता है उसके साथ। तो फिर इरिगेशन में क्या है कि वो आपका एक तो आपका
जो पिछली जीरी का बीज है वो आपका उग जाएगा। और दूसरी ये है कि आपका जो वीड है वो थोड़ी सी स्टेज में चले, दो पत्ती एक पत्ती हुआ, उसको हम दोबारा से खेत तैयार करके तब आप बिजाई कर सकते हो उसकी। जी, जैसे आपने बताया अभी भी तकरीबन किसानों के पास 1 महीने से ज्यादा का समय है, 25 मई से लेकर 15 जून तक बिल्कुल जो किसान जो है सीधी बिजाई कर सकता है। तो 25 मई में भी लगभग 1 महीने का समय है, तो अभी किसान क्या करे, उसका खेत खाली, लगभग हमारे यहाँ पे खेत खाली हो चुके हैं, मतलब इवन तूड़ी बनाने का काम भी और वो सारा भी लगभग पूरा हो चुका है। बिल्कुल। तो अभी किसान क्या करे कि उसको ये वाली जो चीजें, एक तो प्री इरिगेशन का आपने बताया हाँ, कि, और कि उसका खेत पूरी तरह से उस चीज के लिए तैयार हो सके। उसके लिए सर ऐसा है कि अभी जैसे हमारा खेत खाली है 5 दिन, उसको हम सबसे पहले अगर 5-6 दिन या 10 दिन हम उसको खेत को बहा के छोड़ देते हैं जी, तो सबसे बढ़िया है कि जितने भी हमारे कीटाणु हैं, उसके बीमारी के या कीड़े मकोड़े हैं हानिकारक, वो हमारे आसानी से हम वहाँ निजात पा सकते हैं। जी, उसके बाद उसमें हमने खेत में पानी को भर के छोड़ देना है। ठीक है। जो हमारा वो अभी लगा दें, हाँ जी, जैसे अभी मतलब बुआई करके और उसको मतलब पानी एक बार उसमें छोड़ दें इरिगेशन। हाँ, आप उसमें पानी छोड़ने के बाद वो आपका क्या है कि उसके वीड और जो पुराना सीड वो भी आपका जर्मिनेट हो जाएगा, जितने दूसरी वैरायटी के भी। जी जी। तो ये एक जैसे सबसे बड़ी समस्या, जैसे किसान पहली बार कोई अडॉप्ट करना चाहता है, पहली बार जो डीएसआर, जो क्योंकि पुराने हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नया कोई किसान अपनाना चाहता है उसको मशीनरी कहाँ से मिलेगी इसके लिए? उसके लिए मशीनरी डिपार्टमेंट भी देता है। डिपार्टमेंट के पास आप एक एप्लीकेशन देके सिंपल वहां जाके आप जा सकते हो, और वो आप मशीन आपने लेके आनी पड़ेगी। बुआई करके आप 2 किले करो, 4 किले, जितने भी एकड़ आप बिजाई करना चाहते हो उसकी बिजाई करके आपने दोबारा से डिपार्टमेंट। आधुनिक मशीनें हैं वो जो। हाँ बिल्कुल। दूसरा किसान वहां से लिस्ट भी ले सकता है। हाँ जी, कि किस किसान के पास, क्योंकि ज्यादातर वो सब्सिडी के अंदर ही, सब्सिडी वाली जितनी भी पीछे भी 40-50 मशीनें मिली हैं, जैसे मैं सब्सिडी की बात करूं सब्सिडी वाली, तो वहां से भी आप लिस्ट भी ले सकते हो। उन किसानों से भी, पुराने किसान है जो, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो। वो डिपार्टमेंट विभाग से मिलके हमारे पास उन किसानों के लिस्ट भी है जो कर रहे हैं, और उन मशीनों वालों की जो बिजाई करते हैं उनकी भी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है ना बिजाई की गहराई का, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। तो आप ये कह रहे हो कि खुद बिजाई करने की बजाय हम किसानों को प्रेफर करें जो पहले से ही लगाते आ रहे हैं और जिनके पास वो मशीनें हैं, और वो मशीनों के साथ साथ उनके पास अनुभव भी है वो काम करने। सर वो गहराई का बड़ा महत्व है, ताकि वो जमीन के हिसाब से, रेतली जमीन है या फिर चिकनी जमीन है, या जैसे उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो गहराई उतनी उसी में बिजाई करते हैं। जैसे 2 से 3 सेंटीमीटर की बात करते हैं हम, इतनी गहराई में आपने बिजाई करनी है। वैरायटी कौन सी चूज कर सकता है किसान? कोई सी वैरायटी लगा सकते हैं, वैरायटी कोई वो जैसे मोटी बारीक, कोई भी मोटी भी लगा सकते हो, बारीक बासमती भी लगा सकते हो। जैसे 1509 बहुत प्रेफर करते हैं लोग, 126 वैरायटी बहुत लगाते हैं। जैसे अपने कैथल जिले की बात पीआर में काफी लगाते हैं। मतलब कौन सी सबसे अच्छी वैरायटी की बात करूं तो प्रोडक्शन सबसे अच्छा है? प्रोडक्शन सबके अच्छे हैं सर। मेनली क्या है कि जो हमारा पीयर है काफी, जैसे मैंने पिछली बार भी, मस्तगढ़ का एरिया है, इधर का एरिया है, तो यहाँ पीयर वैरायटी 14 पीयर 14 बहुत अच्छी निकलती है जी। किंतु मैं सीवन की बात करूं, कुछ एरिया में वहां नहीं निकलती, वहां 1509 126 वैरायटी अच्छी निकलती है। मतलब मिट्टी, वो भी मिट्टी डिफर करता है। ठीक है, तो किसानों के लिए मतलब वो किसान अपने खेत के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। चूज करना ठीक है। एक सबसे बड़ा जो इसमें आता है क्वेश्चन, क्योंकि हम जब भी किसानों से मिले हैं तो उनका एक जो अपने अनुभव शेयर करते हैं ज्यादातर, खासकर वो भी नए किसान होते हैं, और कुछ पुराने किसानों ने बताया कि इसमें जैसे बिजाई कर देते हैं फिर कबाड़ की समस्या आ जाती है, और मकड़ा घास जिसको हम बोलते हैं, तो उससे कैसे, मतलब नया किसान कैसे निपटे? पुराना तो चलो वो इतना अनुभवी हो चुका है कि वो उससे निपट लेता है, नया किसान उससे कैसे निपटे ताकि उसका अनुभव खराब ना रहे, और एक गांव में या दूसरे किसानों में ये मैसेज ना जाए कि ये खराब विधि है? बिल्कुल सर, जो डीएसआर के अंदर लगातार कोशिश कर रहे हैं, 2000 मेरे हिसाब से 2012 मेरी पोस्टिंग है, 12 से लगातार हम भी डीएसआर से जुड़ा हुआ, उससे पहले भी डीएसआर कर रहे हैं 5-6 से मेरे हिसाब से। तो इतने किसानों ने डीएसआर, किंतु अडोप्टिविटी बहुत कम है, मतलब इतनी कोशिश करने के बावजूद भी किसान नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो ये जो मैं कहूँ, जो मिट्टी का चयन है या फिर जो प्रॉपर तरीका है वो फॉलो अप नहीं हो पा रहा है। इसी बात करूं, मैं मिट्टी बताया मैंने, उसके बाद जो बिजाई का तरीका है वो वीड में सबसे, वीड कंट्रोल में सबसे कारगर है अगर आप तरीके से करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी सूखे में बिजाई करते हैं या बत्तर में बिजाई करते हैं हम, जैसे बत्तर में आपने बिजाई कर दी तो उसके आपने
स्प्रे आपने करना है, जैसे 72 घंटे के अंदर अगर आपने अपने स्प्रे उसका करना पड़ेगा। और जैसे हम बिजाई करते हैं तो उसके अंदर जो नमी है ना, को भी हम वीडिसाइड करते हैं, पेंडिमेथिल करते हैं, जैसे स्प्रे जो रिकमेंडेड है जी। तो उसमें आप शाम के समय बिजाई करो उसकी, 72 के अंदर शाम के समय बिजाई करो। और जितना भी एरिया, जैसे किसी ने 10 एकड़ लगाने हैं, 5 एकड़ लगाने हैं, तो उसके हिसाब से अगर 2 एकड़ में स्प्रे हो सकता है तो 2 एकड़ में ही बिजाई करें आप। जी, मतलब जो पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, जैसे 2 एकड़ में आपने शाम में बिजाई कर दी तो शाम का ये समय कि आपने जो घास का स्प्रे है खरपतवार का, वो भी आपने शाम तक करना पड़ेगा, उसको 2 एकड़ कवर करना पड़ेगा, ताकि जो लेयर है ना, पेंडिमेथिलिन हम कहते हैं कि जो घास को 10 से 15 दिन जामने से रोकेगी, वो अब तभी काम करेगी अगर नमी होगी। आज हमने 72 में बिजाई कर दी और 72 घंटे का वेट कर रहे हैं तो कि उसकी जो ऊपर वाली लेयर सूखगी तो पेंडिमेथिलिन काम नहीं करने वाली है जी। तो आपने जितने भी एकड़ लगाने हैं तभी आप उसकी बिजाई करो शाम तक, और शाम तक स्प्रे को, ताकि पूरी रात उसके पास वो लेयर बनाने के लिए रहे। और उस लेयर को बनाने के लिए आप जितने दिन निकाल सकते हो, जो पहला पानी है वो उस पर ध्यान रखना है भी। उस पानी को आप जितना लेट करोगे उतना आपका वीड कंट्रोल रहेगा। कई बार हम और जो स्प्रे कर रहे हैं उसका भी आपने ध्यान रखना है कि जो स्प्रे हो आपके पीछे, पैर को पीछे का अपने बैक आते हुए स्प्रे करना है, मतलब कि आपके पैर भी उस पर नहीं पड़ने चाहिए। जैसे हम स्प्रे करते हैं आगे की तरफ स्प्रे नहीं करना, या तो साइड में उसका फुहारा करना है या आपने बैक आते हुए स्प्रे करना है, ताकि वो जो लेयर है वो आपकी प्रॉपर बने। अगर कोई जानवर पशु भी घूमेगा उसके अंदर से निकल गया तो जहां उसके पैर पड़े हैं वहां भी आपका घास उगने की समस्या हो सकती है, मतलब उग सकता है वहां पे। और कोई भी समस्या है इसमें? तो घास की तो यह कि 10 से 15 दिन आपका ये पेंडिमेथिलिन है जो ये आपका कंट्रोल कर लेगी। इसी प्रकार से सुक्के के अंदर है, सुक्के के अंदर आपने पानी लगा के साथ में ही आपने वो, जैसे ही उसकी 72 आती है, पैर टिका होता है, तब आपने पेंडिमेथिलिन का स्प्रे करना है। वो भी 72 मतलब सुक्के में 72 में से यही है कि 72 में हमने सुक्के में बार बार पानी देना पड़ेगा 4-5 दिन बाद, और सुक्के 72 में हम लगातार ज्यादा निकाल सकते हैं उसको। एक काम घास आपका नमी में ही काम करेगा आपका जो पेंडिमेथिलिन स्प्रे। और आगे वाला स्प्रे जैसे 15 से 20 दिन बाद, उसमें आप विभिन्न प्रकार के साल्ट है, जैसे नॉमिनी गोल्ड है, काउंसिल एक्टिव है आपका, और इस प्रकार के कई वीड हैं जो आपके घास के हिसाब से हैं, रिकमेंडेड हैं, वो आप उसका स्प्रे कर सकते हो। सब एक चीज और, जैसे मतलब धान की सीधी बिजाई करते हैं, इसका मतलब जो इसमें रिकमेंडेड अपना केमिकल्स हैं, तो क्या उनका कोई मतलब हेल्थ पे भी उस तरीके से, अगर वो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो? हेल्थ पे तो कोई इशू नहीं है, हेल्थ का तो कोई उस तरीके का कोई नुकसान नहीं है। उसका ये है कि हमारा रिकमेंडेशन के अंदर, हाँ रिकमेंडेशन के अंदर तो वही काम कर रहा है, क्योंकि जितना हम रिकमेंडेशन जो बाहर कर रहे हैं वो हमारी जमीन के अंदर भी, हमारे सीड के अंदर भी इतनी वो अडेप्टेबिलिटी आती है, फिर अगली साल 2-3 साल में वो काम करना बंद कर देते हैं, फिर हमारे पास इतना 2-4 साल कोई नया साल्ट नहीं आता, फिर हम देखते हैं कि वो नया साल्ट आए कोई, क्योंकि जिस डोज में यूनिवर्सिटी ने, डिपार्टमेंट ने कहा है उसी डोज में हम रखेंगे तो हम ज्यादा दिन उसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे, जमीन में भी नहीं है। एक और डॉक्टर साहब भ्रम की स्थिति है, जैसे कुछ किसान तो बिल्कुल मुखर होके कहते हैं कि इसमें पानी जो है दूसरी फसल से भी ज्यादा लगता है, कि इसमें हम लोग जैसे 25 मई को अगर बिजाई करते हैं तो 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और फिर लगातार जब तक वो फसल तैयार नहीं हो जाती पानी छोड़ते ही रहते हैं। तो क्या ये सच है? मतलब वो किसान कैसे अपना भ्रम दूर करें, जबकि डिपार्टमेंट या सरकार ये कहती है कि धान की सीधी बिजाई पे उसको बेनिफिट भी दे रही है, और खुद सरकार अपनी तरफ से और हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करती है कि इसका फायदा जो है ये पानी की बहुत बड़ी बचत करता है। तो क्या सच क्या है, मतलब सच्चाई जो ग्राउंड पे? सच्चाई तो सही है, जैसे किसान कह रहे हैं, सच्चाई तो है पानी ज्यादा लगता है, किंतु उनके हिसाब से अगर आप शायद चीज नहीं करेंगे ना तो बिल्कुल पानी ज्यादा लगा है, क्योंकि हमने उसके पोर बंद नहीं किया है। ठीक है, अगर पोर बंद नहीं होगी तो ऑटोमेटिक जमीन फालतू पानी पाएगी। पडलिंग का क्या है, जब कद्दू वाली जेल लगाते हैं उसमें हम जो कद्दू करते हैं उसका एक ही मकसद है कि जो हमारा वो पानी खड़ा रहे, और 10 से 15 दिन पानी खड़ा रहेगा तो हमारे घास नहीं उगेगा उसके अंदर। कद्दू वाली मतलब बेसिकली तो ये है, कॉन्सेप्ट यही था कि उसको कद्दू करके हमने पानी खड़ा करना, उसके अंदर घास न हो गई, किंतु हमने इतना कद्दू कर दिया कि वो वैसे भी जमीन नहीं पानी पी रही अभी। तो उसके लिए डीएसआर बहुत ही आसान तरीका कौन है और वायबल तरीका है पानी को बचाने का। पानी कैसे बचेगा कि आपने जो हमारा माइंड सेटअप बना हुआ कि हमने जमीन को, कि जो जीरी है ना, विधान है, वो पानी की फसल है, किंतु पानी की फसल नहीं है। हाँ पानी टॉलरेंट है,
लविंग है, आप पानी फालतू बह गया उसको रोक लेगी, उसको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी। अगर किसी मक्के में ज्यादा पानी आ गया, दूसरी फसलों में गया, तो वो सारी खराब हो फसल जाएगी, नष्ट हो किंतु ये फसल खराब नहीं होएगी। किंतु हमने ये भी कि भर के रखना है इसको। काफी किसानों के पास तो हम जाते हैं कद्दूवाड़ी में, तो जमीन के पैडी के ऊपर ना पूरी लेयर बन जाती है, काई जम जाती है, यहाँ तक तो किसान पानी देता है, जी। तो फिर वहाँ फंगस वाली समस्या सारी, मेरा पौधा जरा जब नीचे हम उखाड़ के देते हैं तो दो जड़े काली जड़ी बनी होती है उसके अंदर, क्योंकि वो जी। सांसें ही नहीं, हवा नहीं लग पा रही उसको। तो डीएसआर में पानी ज्यादा लगेगा अगर आप पानी दोगे तो, पानी दोगे तो लगेगा, क्योंकि वो हमारा माइंडसेट हमने चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसमें 72 रखना है, नमी वाली कंडीशन आपने इसमें रखनी पड़ेगी जी। नमी वाली की, तभी आप उसका घास का कंट्रोल कर पाओगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि उसमें पानी हमें खड़ा करके रखने की जरूरत नहीं है, खड़े वाले आप पतला पानी दें और वो नमी जो है वो जैसे ही फिर नमी खत्म होती है फिर हम पानी वो जमीन के हिसाब से, अगर 4 दिन में या 10 दिन में, हफ्ते में आपकी नमी खत्म होती है, वैसे आपने पानी। मतलब कहीं कहीं वो डिपार्टमेंट जो है, मतलब उसकी डिपार्टमेंट की क्या गाइडलाइन है, कितने दिन में पानी दिया? डिपार्टमेंट की गाइडलाइन सर, जैसे हमारे देखो आप वीकली है, वीकली में आप पानी दो जी। पर की जो डिपार्टमेंट की गाइडलाइन होती है या यूनिवर्सिटी गाइडलाइन होती है, वो वाइड रिकमेंडेशन होती है, वो जमीन के हिसाब से आपके देखो एक ही गांव में अलग अलग जमीनें हैं, तो हमने जमीन के हिसाब से, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जमीन के हिसाब से आपने पानी और बिजाई का तरीका दोनों आपने बदलने पड़े। देखा देखिए हम ये नहीं कर सकते। दूसरा बचत की बात करो तो इसमें 10 से 15% में कहूँ, 10 से 15% तो हम जो नीचे से निकाल रहे हैं जी। उसकी बचत है पानी की लगातार, और 10 से 15% मेरे हिसाब से जो हम रिचार्ज लगातार पानी हो रहा है उसको, वो रिचार्ज बोर खोलने के बाद रिचार्ज हो रहा है, वो भी सोर्स है हमारा। दूसरा बीमारी कम आती है, क्योंकि जैसे ही हम पानी नमी में रखेंगे तो बीमारियां भी कम आएंगी, फंगस वाली बीमारी कम आएंगी। गेहूं में बीमारियां कम होती है, हाँ बिल्कुल, कंपैरिजन में, जबकि धान में बहुत ज्यादा बीमारियां, बहुत ज्यादा बीमारी होती है। वही है मेन कारण उसका मेरे हिसाब से तो पानी है, कि अब लगातार पानी खड़ा करके रखते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी फंगस वाली बीमारी सिर्फ वो पानी खड़ने से आ रही है। बिल्कुल। अगर आप 72 सर का पानी लगाओ तो आधी से ज्यादा फंगस वाली बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और बताइए थोड़ा सा, किसान को दूसरे बेनिफिट क्या मिल सकते हैं? एक तो पानी की बचत, क्योंकि आमतौर पे किसान को पानी की बचत से ज्यादा मतलब नहीं है, किसान को आर्थिक बेनिफिट किस तरह से हो सकते हैं, क्या प्रोडक्शन रहता है? जैसे इसमें कि ये भी लोगों में भ्रम है कि इसका प्रोडक्शन गिर जाता है अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, तो प्रोडक्शन कितना रहना चाहिए और क्या और किस तरह से किसान बेनिफिट ले सकते हैं? सर इसमें प्रोडक्शन का तो कोई इशू नहीं है, प्रोडक्शन इतना मैक्सिमम वही आती है जो रहती है आम धान पडलिंग वाली में, सेम ही रहती है। बचत ये है कि आपकी जो खर्चा है, पडलिंग खर्चा है, पौधा लगाने का खर्चा है, नर्सरी तैयार करना है, या फिर लगवाने का खर्चा है, और उसकी बात करूं फिर बीमारियों का खर्चा है। और एक और बात करूं कि जितना हमारी जो डीएसआर वाली जीरी होती है उसकी आपकी क्वालिटी में भी फर्क आता है, अच्छी क्वालिटी रहती है उसकी दाने के अंदर अलग से चमक रहती है, क्योंकि जितना आप उसको शॉर्ट टाइम पानी देते हो उसी टाइम से वो अपनी क्वालिटी बढ़ाता है। मतलब तो उसमें आप मंडी में जाके देखोगे तो उसकी क्वालिटी अलग ही दिखेगी दूसरी डीएसआर। अगर प्रति एकड़ बात करें तो कितना मतलब किसान फायदे में रहेगा, क्योंकि वो पैसे से ज्यादा किसान देखेगा। बिल्कुल, उसी से स्टार्टिंग की बात करें तो हम 4 से 5 हजार रुपये ज्यादा तो हम स्टार्टिंग में खर्च कर लेते हैं जी, जो लगाने का। उसके बाद बीमारियों की बात करो तो आप कितनी दवाई, फंगस वाली दवाई कितनी गिर लो, कीड़े मकोड़े आपके वैसे नहीं आने, क्योंकि उसके अंदर पीला, ये जीरी हमारी जो डीएसआर ये पीलापन पे रहती है लास्ट तक। और किसान क्या कहते हैं, इसमें भी खाद ज्यादा गिरने की कोशिश करते हैं, भाई मेरी जीरी दूसरे से हरी दिखनी चाहिए पड़ोस वाले से, किंतु इस डीएसआर का यही मेन है कि पीलापन पे रहती, पीलापन वजह से ही इस पे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। कीड़े मकोड़े सिर्फ हरा चीज खाने के लिए आएंगे, हरी चीज वो मिलती नहीं उसको, तो कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। दूसरा उसके बाद वो चमक इसलिए रहती है कि वो कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे, नीचे पानी रिचार्ज हो तो उसको प्रॉपर एरिएशन मिल रहा है उसको, जिससे 4500 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट भी गवर्नमेंट दे रही है कि डायरेक्ट किसान के अकाउंट में चला जाता है। 4500 वो हो गए, और तकरीबन और किसान 10 से 15 हजार रुपये आराम से सेविंग कर सकता है। जो आजकल लेबर की समस्या ना, इतने हमारे दूसरे बिहार से या वहां से लेबर, उसको भी हमें इतना उसको रखते हैं 10 से 15 महीना उनको रखते हैं, खाना खिलाते हैं, सारा लगाने के रखते हैं, वो हमारी कोर्स सारी खत्म हो जाएगी। मतलब और कोई सुझाव डॉक्टर साहब, जो धान की सीधी बिजाई करने वाले किसान जो पहली बार कर रहे हैं
वो उसको। लेकिन सुझाव ये है कि जो भी किसान डीएसआर करने की सोच रहा है, अभी अपना जो माइंड सेटअप है वो तैयार करे। जी। काफी किसान है एक बार देखा देखी बिजाई कर लेते हैं, फिर उसको उखाड़ते हैं। उसका यही है कि आप पूरा माइंड सेट तैयार करें। 1 महीना कम से कम अपने मन में वो यह पत्थर रखने पड़ेगा सीने के ऊपर कि आपने भी मैंने चलाना है इसको। किंतु उस समय कुछ समस्याएं हैं जो पानी की है, या अपने लगातार पानी किस प्रकार से मिट्टी के हिसाब से देना है, और दूसरा कि देखा देखी आपने नहीं करना है दूसरे से। प्रशिक्षण आपने पूरा कृषि विभाग से मिलके अपने कृषि विकास अधिकारी से, जो भी संबंधित आपके गांव में कृषि विभाग के साथी हैं, उनसे पूरा गाइडलाइंस लें, पूरा पता करें किस प्रकार की वैरायटी कौन से आपके एरिया में कामयाब है, तो उसका पूरा प्रशिक्षण लें। दूसरा, मशीनों की अवेलेबिलिटी काफी है, कोई इसमें जरूरत नहीं, कृषि विभाग से मिल सकते हैं आप, मशीनों का नंबर भी अवेलेबल ले सकते हैं आप, मिल जाएगा आपको। और तीसरा कि आप जितनी बीमारियां डीएसआर से अलग भी दूसरी में आती हैं, वो कृषि विभाग को सैंपल आप जरूर लेके आए। आप सीधा आप दुकानदार के पास चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता लगता भी कौन सी बीमारी है। लगातार खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, बीमारियों को कंट्रोल करने में इतना जहर घेर रहे हैं, इतना केमिकल घेर रहे हैं कि वो हमारी हेल्थ में भी बहुत। आप ये भी कह रहे हो कि डायरेक्ट किसी भी दवाइयों की दुकान वाले से मिलने की बजाय और उसको प्रॉब्लम बताने की बजाय एक बार अधिकारी और कर्मचारियों से जो फील्ड में है उनसे भी चर्चा कर लें कि वो क्या दवाई डालें, उनसे चर्चा करें और बेकायदा मरीज को लेके आए। पौधा अपने साथ में लेके आना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक पौधा बताएगा। जैसे आमतौर पे जो भी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जो मनुष्य के डॉक्टर हैं, तो वो सबसे पहला एक काम यही होता है कि मरीज कहाँ है। तो मरीज को बिना देखे दवाई नहीं देता। जबकि खेतीबाड़ी में उल्टा है कि हम लोग दवाई की दुकान पे जाते हैं और सीधा पूछते हैं ये प्रॉब्लम है, और वो हमारे को दवाई का एक थैला पकड़ा देता है वापसी में। उससे हमारा पैसे की कॉस्टिंग और कई बार तो किसानों की पूरी फसलें भी नष्ट हो जाती है। बिल्कुल सर, जो वो बीमारी होती नहीं उसके भी हम डाल देते हैं वो सारा। इतने भी हमारे बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल बेनिफिट के लिए देता है सर। उनके टारगेट होते हैं, हमारे तो यहाँ कोई ऐसा टारगेट नहीं, अपने दवाई फालतू करानी है। जो भी मतलब पौधा बताएगा वो हम रिकमेंड करके देंगे उसको मैंडेट के हिसाब से, ताकि किसान को कम से कम तो खर्चा हो उसका और ज्यादा बेनिफिट मिले, उसका कंट्रोल भी हो जाए बीमारी जो भी कमी है, ये पोषक तत्व की कमी हो वो भी आप। और एक लास्ट सवाल जो है, एनवायरनमेंट को किस तरह से फायदा पहुंचाता है? क्योंकि धान की सीधी बिजाई जो है, ये सुनने में काफी मिलता है कि ये सिर्फ किसानों के आर्थिक तौर पे और चावल की क्वालिटी और उसके लिए बेनिफिट नहीं है, ये एनवायरनमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल है और पानी की बचत भी करता है। उसके अलावा एनवायरनमेंट के तौर पे कैसे बेनिफिट है? एनवायरनमेंट की बात करो तो हमारे जितने भी बताया मैंने कि हमारा जो भी कद्दू करते हैं ना, कद्दू करने के बाद जितनी हमारी नीचे गैसें बनती हैं वो सारी हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक जी। तो वो गैसों को सिर्फ हम डीएसआर वाली विधि से ही रोक सकते हैं। जब तक एरिएशन होता रहेगा तो वो गैसें नहीं बनेंगी। और एनवायरनमेंट में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हवा जब तक वो, हाँ बिल्कुल हवा, क्योंकि हमने कद्दू करके ना इतनी जो हमारी पटली करके जमीन को इतना टाइट कर दिया, वहाँ एरिएशन नहीं हो रही है, सारी फंगस की बीमारियां वहीं से जनरेट हो रही हैं। सबसे पहले तो हम अपने एनवायरनमेंट को, हमारी जमीन को इस प्रकार से बचा पाएंगे तो हानिकारक जो गैसें हैं वही हमारे सबकी जमीन को भी खराब करे, पर्यावरण को भी खराब करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।